आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम लोगों ने जब स्वीडिश सिटीज़नशिप अप्लाई किया तो उस टाइम की प्रोसीजर कौन सी थी, उस टाइम के कौन से रूल्स थे और उसके बाद उस रूल में अभी 2025 में कौन से बदलाव आने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करूँगी। तो हम लोग जब स्वीडन आए थे तो हम लोग 2015 को स्वीडन में आए थे। उसके पहले हम लोग नॉर्वे रहते थे। एक बार स्वीडन आए, स्वीडन ऐसे हम लोग एक दोस्त को मिलने को आए। बट जब हम लोग स्टॉकहोम स्वीडन में आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्वे में हम लोग एक विलेज में रहते थे और नॉर्वे मुझे थोड़ा सा एक क्वाइट एंड एक अलोन कंट्री लगता था। बट जब हम स्वीडन में आए तो स्वीडन हमें बहुत अच्छा लगा। स्वीडन का जो स्टॉकहोम का एनवायरनमेंट था वो बहुत लाइवली था। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्वीडन में ज़्यादातर हम लोग स्वीडन में जॉब सर्च करेंगे और स्वीडन में आने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद विवेक ने नॉर्वे से फिर यहाँ पे जो स्वीडिश कंपनीज है वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। और एक यहाँ पे स्वीडन में एक बहुत ही बड़ी कंपनी स्कानिया, तो स्कानिया में विवेक को स्कानिया से विवेक को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो फिर जो एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद फिर विवेक ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे आई थी स्वीडन में। तो डिपेंडेंट वीज़ा मुझे ही वर्क परमिट ही था। तो 2015 में हम लोग स्वीडन में आए। तो मैंने बैकग्राउंड बताया आपको कि हम लोग किससे आए। तो 2015 में हम लोग जब स्वीडन में आए तब हमारे पास वर्क परमिट था और वो वर्क परमिट मिलने के लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट स्वीडन में आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। स्वीडन से एक आपको जॉब ऑफ़र होना चाहिए और वो जॉब ऑफ़र के बेसिस पे ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। यस या बहुत ही आवाज़ है। यस या तो जो आपको वर्क परमिट के लिए एक आपको स्वीडन के कंपनी से जॉब ऑफ़र लगता है और वो जॉब ऑफ़र के बेसिस पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है। तो वैसे वर्क परमिट मिला और मुझे भी वर्क परमिट मिला। 2016 को मुझे यहाँ पे जॉब मिला। मुझे जॉब कैसे मिला उसके लिए मैं नॉन आईटी फील्ड से हूँ। मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है इंडिया में। मुझे जॉब कैसे मिला उसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो या फिर 2015 में हमें जो वर्क परमिट मिला था वो 2 इयर्स के लिए वैलिड था और 2 साल के बाद फिर से हम लोगों ने जैसे हमारा वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला था उसके 3 महीने पहले ही शायद से हम लोगों ने अगले वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया और फिर हमें वो भी नेक्स्ट वर्क परमिट कुछ 2 साल के लिए मिला। तो जो स्वीडन में अगर आपको परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको स्वीडन में कंटिन्यूस 4 या 5 इयर्स रहना पड़ता है और उसमें कुछ गैप होना नहीं चाहिए। उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने एक कंपनी में काम किया और फिर आप फिर से वापस इंडिया गए, काम किया और वापस यहाँ पे आए। तो वो पूरा कंटिन्यूस 4 इयर्स नहीं होता है। कंटिन्यूस मतलब आप कंपनी चेंज कर सकते हो बट आप स्वीडन में रहना चाहिए कंटिन्यूस फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। यू कैन गो विजिट द कंट्रीज, ट्रैवल पे जा सकते हो, विज़िट कर सकते हो, बट एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस स्वीडन में होना चाहिए। तो हमारा वैसे था, हम लोग 4 इयर्स यहाँ पे कंटिन्यू थे और उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई किया। परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको वर्क परमिट होना चाहिए जो हमारे पास था। आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है, वर्क परमिट, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, तो वो सब हमारे पास था और हम लोगों ने परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई किया। OPR हमें कुछ जहाँ तक मुझे याद है कि हमें कुछ विदिन 3 वीक्स हमें परमानेंट रेसिडेंस मिला। जब हम लोगों ने 2019 में परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई किया था तब के जो रूल्स थे उसमें एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र, एक वर्क परमिट आपका होना चाहिए। आप 4 साल पूरे स्वीडन में, 4 या 5 साल पूरे स्वीडन में कंटिन्यूस रहने चाहिए और आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये थे। फिर हम लोगों ने सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया, स्वीडिश सिटीज़नशिप के लिए। जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोगों ने कुछ अक्टूबर 2019 में स्वीडिश सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया था और विदिन अ मंथ मतलब नवंबर में हमारे घर लेटर आया कि जो सिटीज़नशिप है वो ग्रांटेड कर दिया करके, ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशंस का ऐसे लेटर आए थे घर पे। मैं, विवेक एंड कियान, हम तीनों ने अप्लाई किया था और हम तीनों को ही स्वीडिश सिटीज़नशिप मिला था। तो उस टाइम का 2019 का जो प्रोसेस था बहुत ही इजी था। हमें बहुत ही आराम से स्वीडिश सिटीज़नशिप मिला। हमें कुछ भी ऐसे नहीं लगा कि
कुछ प्रॉब्लम हुआ है या कुछ वैसे कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ बहुत क्लियर था। कहीं कुछ डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुई। अभी फ़िलहाल जो 2025 में इस जो स्वीडिश सिटीज़नशिप है उसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं। अभी आपको स्वीडिश सिटीज़नशिप मिलने के लिए आपको और 2 नए रूल्स उसमें इंक्लूड कर दिए हैं, और उसमें से पहला है कि आपको एक स्वीडिश लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए एक लेवल तक। कुछ B1 लेवल है वो आपका क्लियर होना चाहिए, तो उसको ऐड करने वाले 2025 में। एंड जो सेकंड है जो उसमें आपको स्वीडिश सोसाइटी का नॉलेज होना चाहिए। तो ये 2 रूल्स को इंक्लूड कर दिया है। और उसके पीछे भी रीज़न जो है मुझे वो लगता है कि जब 2015 में माइग्रेशन क्राइसिस हुआ था तो बहुत ज़्यादा असाइलम सीकर्स को लिया था, कुछ 1,63,000 का वो नंबर था, जो स्वीडन जो मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर था अगर स्वीडिश जीडीपी को कंसिडर करते हैं तो उसके बाद स्वीडन एक टफ फेज से जा रहा है। स्वीडन में बहुत ज़्यादा इसे देखा कि जो 2015 के पहले जो क्राइम्स थे वो बहुत कम थे, और अभी क्राइम्स में कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके वजह से और क्राइम में जो इंक्रीज़ हो रहा है उसका मेन रीज़न है कि कुछ पार्ट ऑफ मतलब कुछ ऐसे लोग हैं कि जो स्वीडिश सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे, और उसके वजह से डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। और वो एक बड़ा रीज़न बोला जाता है कि यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो बढ़ गई है। तो उसके वजह से जो स्वीडन ने जो सिटीज़नशिप में जो चेंजेस किए वो उसका रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, आप इस बार आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, और अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर हो तभी सिटीज़नशिप मिलेगा। अदरवाइज़ आप थोड़ा भी कुछ गड़बड़ है तो बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है और डिले हो सकता है। तो बट उसका एक डिसएडवांटेज, लैंग्वेज का डिसएडवांटेज मैं ये भी बोल पाऊँगी कि ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं इंडिया से वो आईटी इंडस्ट्रीज़ से, और यहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर इंडियंस है, और वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो भी लोग आते हैं इंडिया से उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफ़िकल्ट होगा। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि जब आपके वर्क एनवायरनमेंट में अगर आप स्वीडिश कंपनी में हो, फॉर एग्जांपल मैं एक स्वीडिश कंपनी में हूँ और मेरे सारे कलीग स्वीडिश है, तो मैंने वो देखा है कि कंपनी में अगर आपके साथ कोई स्वीडिश बोलता है और अगर आपके मीटिंग्स या बहुत कुछ स्वीडिश लैंग्वेज में होता है तो आपको वो लैंग्वेज सीखना थोड़ा ईजी होता है। बट ऐसे ग्रुप को कि जिनके वर्क एनवायरनमेंट पूरा इंग्लिश है, स्वीडिश नहीं है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, तो वैसे कंपनी में ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा उन लोगों को स्वीडिश सीखने के लिए, या फिर वो स्वीडिश सीख भी पाएंगे बट उनका एक्सेंट वैसे नहीं रहेगा जैसे स्वीडिश लोग बोलते, तो वो सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है मुझे लगता है। और उसके वजह से मुझे ऐसे पर्सनली लग रहा है कि ज़्यादातर लोग अभी स्वीडन को प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अगर सिटीज़नशिप के लिए इतना प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा तो आप ऐसे कंट्री प्रीफर करोगे कि जहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर ना हो और सैलरी अच्छा हो। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये सब होगा जब स्वीडन में ये दो रूल्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। आपका क्या ओपिनियन है वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी जिससे मुझे टाइम मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय तो विशेष नाट।